नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज पूरे देश ने 77वां यानी 77th स्वाधीनता दिवस मनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बराबरी करते हुए 10वीं बार लाल किले पर झंडा तो फहरा दिया, लेकिन इस महत्वपूर्ण मौके की गरिमा बनाए रखने की जगह मोदी जी ने चुनावी रैली की तरह लाल किले से भाषण दिया। मोदी जी ने ये तक कह दिया कि अगले साल भी वो ही झंडा फहराएंगे और इसी लाल किले से कुछ अलग अलग तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए आज के इस उत्सव को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी जी से पहले भी 13 प्रधानमंत्री, मोदी जी आप जानते हैं 14वें प्रधानमंत्री हैं देश के, 13 प्रधानमंत्री आजाद भारत में हो चुके हैं और उन सब में भी कोई ना कोई खामी रही होगी, मगर इतनी आत्ममुग्धता से कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा ग्रसित नहीं रहा होगा जैसा मोदी जी दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ आज कहा कि अगली बार भी मैं ही झंडा फहराऊंगा। खैर, पीएम मोदी के भाषण का विश्लेषण अपनी अपनी तरह से लोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने आज बता दिया है कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना विदाई भाषण दे दिया है। यह विपक्ष का कहना है। साफ शब्दों में कहूं तो मोदी की विदाई विपक्ष ने आज तय कर दी है। आपको बता दूं कि जेडीयू ने तो कल ही कह दिया था, जनता दल यूनाइटेड, उसने कल ही कह दिया था कि इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री आखिरी बार भाषण देंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज कहा है कि मोदी अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, लेकिन अपने घर के ऊपर, लाल किले पर नहीं। खड़गे ने यहां तक कहा कि हर व्यक्ति कहता है कि हम बार बार जीत कर आएंगे, लेकिन आपको जिताना या हराना ये जनता के हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में है। 2023 में कहना कि 2024 में एक बार फिर मैं झंडा फहराऊंगा, ये अहंकार है। अगर वो स्वतंत्रता दिवस पर भी विपक्ष पर टिप्पणी करते रहेंगे तो वो देश का निर्माण कैसे करेंगे, ये कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए जरा। सर, मणिपुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य और देश की वो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। उधर बिहार में राबड़ी आवास पर झंडा फहराने के बाद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी यही बात कही है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया है। अगले साल अब हमारी बारी है। सुनिए जरा। स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। भारत के लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे। देश आजाद हुआ बड़ा कुर्बानी के बाद। आज़ादी के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए देश के लिए। और सभी शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद आजाद सब लोगों, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर, सभी लोगों को श्रद्धांजलि। भारतवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाया तो क्या आज उनका क्या मनाएगा? मोदी जी का आज जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग आगे हमारी बारी है, हम फहराएंगे, मोदी जी नहीं फहरा पाएंगे, ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली के मंत्री भी हैं यहाँ, उन्होंने सौरभ भारद्वाज ने जो कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्पीच दी वो उनकी फेयरवेल स्पीच थी। जरा सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण एक फेयरवेल स्पीच की तरह था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले जरूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुनेंगे। प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट का जिक्र किया, अपनी बातें रखी, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि 3 चीजों से हमें लड़ाई लड़नी है: परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण। देखिए, ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के खोखलेपन को बयान करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के प्रमुख नेताओं
तो कुल मिलाकर विपक्षी नेता जिस तरह पीएम मोदी के भाषण को लाल किले से उनका आखिरी भाषण बता रहे हैं, वो केवल हवाई दावे तो नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि ये सभी नेता जमीन से जुड़े हुए हैं और जनता से जुड़कर राजनीति करने वाले लोग हैं ये नेता जो हैं, और ये लोग जनता की नब्ज को जानते हैं। इसीलिए इस भाषण को मोदी का विदाई भाषण कहना यह बता रहा है कि अगर सब कुछ संविधान के मुताबिक चलता रहा, सब कुछ अगर संविधान के मुताबिक चलता रहा तो देश की राजनीति नई करवट लेने के लिए तैयार है। अगर इन लोगों की बातों पर आप गौर फरमाएं तो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी सभी इंडिया के जो गठबंधन हैं, इंडिया के ये सदस्य हैं, और इस वक्त ये इंडिया ही मोदी की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। मोदी आज जहां अपने भाषण में महिलाओं की पीड़ा, किसानों के दर्द, गरीबों की तकलीफों, अल्पसंख्यकों की हताशा और युवाओं की कुंठा पर बात करने की जगह परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जुमलेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज भारत माता को लेकर के अपने विचार देश के लोगों के सामने प्रकट किए हैं। राहुल गांधी की निगाह में भारत माता के मायने क्या हैं और भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें क्या हासिल हुआ, कैसे लोगों के प्यार ने उनके दर्द को हरा दिया, ये सारी बातें देश के सामने उन्होंने साझा की है। कुछ अखबारों में अलग अलग भाषाओं में उन्होंने अपने इस आलेख को, इस आर्टिकल को आज प्रकाशित करवाया है। छपा ही आलेख जिसमें भारत माता हर एक भारतीय की आवाज, आप देख लीजिए, जो बात दिल से निकलती है वो दिल में उतरती है। 4 पन्नों का ये आलेख है। जरा आखिरी पन्ने पे आते हैं सीधा। जो बात दिल से निकलती है वो दिल में उतरती है। उसके बाद बिल्कुल आखिर में जो है वो कह रहे हैं कि भारत माता जमीन का टुकड़ा भर नहीं, कुछ धारणाओं का गुच्छा भर भी नहीं है, न ही किसी एक धर्म, संस्कृति या इतिहास विशेष का आख्यान, न ही कोई खास जाति भर, बल्कि हर एक भारतीय की पारा पारा आवाज है भारत माता। चाहे वो कमजोर हो या मजबूत, उन आवाजों में गहरे पैठी जो खुशी है, जो भय और जो दर्द है, वही है भारत माता। यहां भारत माता कौन है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और इनसे अभी, क्योंकि भारत माता की आपने हत्या की है, ये भाषण उन्होंने दिया था राहुल गांधी ने सदन के अंदर। उसके बाद से राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। कह रहे हैं राहुल गांधी की भारत माता की ये आवाज सब जगह है। भारत माता की इस आवाज को सुनने के लिए आपकी अपनी आवाज को, आपकी इच्छाओं को, आपकी आकांक्षाओं को चुप होना पड़ेगा। भारत माता हर समय बोल रही हैं। भारत माता अपने के कान में कुछ न कुछ बुदबुदाती हैं, मगर तभी जब उस अपने का आत्म पूरी तरह से शांत हो, जैसे एक ध्यानमग्न मनुष्य का मौन। बिल्कुल यहां पर एक दार्शनिक की तरह, फिलोसफर की तरह राहुल गांधी लिख रहे हैं। और आखिर में राहुल गांधी लिखते हैं, सब कुछ कितना सरल था। भारत माता की आत्मा का वो मोती जिसे मैं अपने भीतर की नदी में खोज रहा था, सिर्फ भारत माता की तब सभी संतानों के हहराते हुए अनंत समुद्र में ही पाया जा सकता है। ये राहुल गांधी कह रहे थे अपनी इस चिट्ठी में कि भारत माता को जिसको मैं खोज रहा था वो कहाँ मिल सकती है। भारत माता, जो बात निकलती है, दिल से निकलती है, वो दिल से ही उतरती है। ये भारत माता के विषय में जो 4 पन्ने की इन्होंने चिट्ठी लिखी है, उसी चिट्ठी का मर्म यहाँ आपके सामने हम रख रहे थे। इस चिट्ठी को आप देख रहे हैं। राहुल गांधी बहुत कुछ यहाँ बताते हुए, बहुत कुछ यहाँ सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर में जो उन्होंने लिखा है कि वो मोती जिसे मैं अपने भीतर की नदी में खोज रहा था, सिर्फ भारत माता की सभी संतानों के हहराते हुए अनंत समुद्र में ही पाया जा सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभव से बता रहे हैं कि किस तरह भारत माता की आवाज को सुना जा सकता है, और दूसरी तरफ हैं पीएम मोदी जो 15 अगस्त के मौके पर भी अपने मन की बात ही करते नजर आते हैं। राहुल इंडिया की आवाज बन रहे हैं और मोदी इंडिया शब्द से ही परहेज करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज अपने 90 मिनट के भाषण में लगभग 10,000 शब्दों का इस्तेमाल किया है, यानी कि 10,000 शब्दों का भाषण आज नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट में दिया है, जिसमें 88 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत शब्द का इस्तेमाल किया, मगर एक बार भी इंडिया शब्द नहीं बोले। इसी लाल किले से मोदी जी
कभी स्टार्टअप इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया तक का नारा दिया था। आप याद कीजिए, हर चीज में इंडिया। लेकिन अब वो इंडिया कहां गया? क्या डर रहे हैं मोदी जी इंडिया नाम से? आखिर मोदी जी इंडिया शब्द से भागते हुए नजर क्यों आते हैं? इंडिया से ये परहेज करके क्या मोदी अपनी वापसी तय कर पाएंगे, या विपक्ष का गठबंधन इंडिया जो है उनकी विदाई तय कर देगा? जब विदेश में जाएंगे मोदी जी तो वहां भी भारत बोलेंगे या इंडिया बोलेंगे? उनके सामने G20 देशों की अगले महीने बैठक है, उस बैठक में वो इंडिया बोलेंगे, वी वेलकम यू इंडिया, इन इंडिया या इन भारत? सब कुछ सुनना होगा और समझना होगा, देखना होगा, इंतजार रहेगा आने वाले वक्त में। लेकिन ये इंडिया से इतनी परेशानी क्यों है? और क्या इसी इंडिया का जो गठबंधन है यानी विपक्ष ने ये तय कर दी है कि ये पीएम मोदी की आखिरी विदाई है, विदाई भाषण था? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं जल्दी। और इस चर्चा को आज एक अहम दिन, और इस अहम दिन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं 6 वरिष्ठ पत्रकार साथी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपका स्वागत करता हूं। और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, आप सबको भी जश्न आज़ादी, स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे जो कह लीजिए, उसकी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई और स्वागत, इस्तकबाल। सीधे स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ राहुल गांधी चिट्ठी या आलेख जो कह लें, अपने अनुभवों को साझा करते हुए आज सुबह सुबह तमाम अखबारों में नजर आए। उनका जो आलेख है, आलेख के 4 पन्ने हैं, 4 में से 3 पन्ना जो है वो अनुभवों पर आधारित है। क्या कुछ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया, देखा, समझा, वो है। कैसे कभी ऐसा मौका आया जब लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, पैरों के दर्द को बयां करते हुए बाकी तमाम चीज़ों को। और आखिर में कैसे वो भारत की आत्मा को खोज निकाले, कैसे वो भारत माता को खोज रहे हैं, यानी कि भारत की खोज कर रहे हैं। नेहरू जी ने भारत एक खोज किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत हद तक राहुल गांधी की राजनीति डिस्कवरी ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द या उससे प्रेरित नजर आ रही है, अगर इस चिट्ठी को पढ़ें तो, इस आलेख को पढ़ें तो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके भाषण को आपने बहुत नज़दीक से देखा। उस भाषण के बारे में जो कुछ कहना था मैं रख चुका हूं। जरा अब आपके नज़रिए से समझना चाहता हूं कि कैसे इस देश की डेमोक्रेसी को आप देखते हैं। एक प्रधानमंत्री जो दावा कर रहा है कि अगले साल भी मैं ही झंडा फहराऊंगा। लोकतंत्र में ये दावे कितने उचित हैं, वाजिब हैं, और यहां से लेकर के राहुल गांधी का जो ये आलेख है वो क्या कुछ कहता है? अनम्यूट कर लीजिए। मैं कर दूं जी, ठीक है। जो आपने शीर्षक दिया उसमें थोड़ा संशोधन कर दूं। आपने लिखा विपक्ष ने तय कर दी पीएम मोदी की विदाई। वास्तविकता में जनता ने तय कर दी है मोदी जी की विदाई। देखिए, ये एक प्रकार से जनता के विवेक को एक प्रकार का चैलेंज दे रहे हैं मोदी जी। जो लाल किले की प्राचीर से आज उन्होंने भाषण दिया, ये जनता के विवेक को और जनता के अधिकार को उन्होंने चैलेंज किया है। राजीव जी, आपने हमेशा, आप जब से देश स्वतंत्र हुआ है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपने सुना है, आपने इंदिरा जी को सुना है, लाल बहादुर शास्त्री को सुना है, जिस भी प्रधानमंत्री को चुना है उसने हमेशा जनता के सामने मस्तक झुकाया है। एक भिक्षुक के रूप में जो प्रधानमंत्री है वो खड़ा हुआ है और उसने कहा है जनता जनार्दन से कि मुझे तुम अगर अपना मत दोगे तो मैं तुम्हारे हित में काम करूंगा। ये भाषा आज तक आपने सुनी है। पिछले 77 साल में क्या आपने कभी ऐसी भाषा सुनी है जहां एक लोकतंत्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें एक व्यक्ति खड़ा होकर यह कहता है अगले साल मैं यहां झंडा फहराऊंगा? इसका मतलब यह है कि आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, जो देश की आत्मा है, जो लोकतंत्र की आत्मा है, राहुल गांधी नोएडा जो ओखला फेज 1 में गए, हजारों लोगों ने उनको घेरा। जिस प्रकार से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो मेंबर हैं, उन्होंने एक आलेख लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि संविधान में पूरा संशोधन की आवश्यकता है। वी द पीपल के
चेंज करने की आवश्यकता है और ये संविधान जो है इसको बदलने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का आत्मघाती कदम उठाने के लिए, और जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं, किसी गेम में जीतने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक आप अच्छा खेलें और दूसरा खराब खेले। आज के तारीख में आप देखिए वास्तविकता में जो सत्ता पक्ष की तरफ से मैसेजिंग हो रही है वो हर वो गलती कर रहे हैं। आप सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान, जिसमें इतने देश के मेधावी लोगों ने अपने पूरे समय को लगाकर एक ऐसा संविधान बनाया जो विश्व का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, अगर उनके एक खास आदमी संविधान को बदलने और आमूल चूल परिवर्तन करने की बात करते हैं, इसका मतलब आप देश की आत्मा पे आघात करते हैं। और जिस प्रकार से आज मोदी जी ने बात की, ऐसा लग रहा था, और आप देखिए वहां बॉडी लैंग्वेज देखिए, जितने उनके मंत्री बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री बैठे थे, आपने संसद में तो देखा ही था कि 5-6 मंत्री ऐसे थे जो सो रहे थे और उबकाई ले रहे थे। आज भी आपने बॉडी लैंग्वेज देखा होगा, जो मंत्रियों का ना हो, आपके श्रोता जो हैं एक बार फिर लोगों के मंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज को जरा क्लोजली देखें, कोई उत्साह नहीं था। और जिस प्रकार से लालू यादव ने स्टेटमेंट दिया, और देखिए वास्तविकता में जो असली बात है, वो असली बात यह है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से जनता से मिल रहे हैं, घर घर कोने कोने जा रहे हैं, उस सब्जी वाले को घर बुला के उन्होंने खाना खिलाया, क्या मोदी जी ने ये लोगों की व्यथाओं को नहीं सुना? उन्होंने गरीबों की आवाज को नहीं सुना? क्या मोदी जी ने, जो इनके पास इतना विशाल भवन है और इतना खानसामे हैं खाना बनाने वालों के, क्या इन गरीब लोगों की आवाज उनको सुनाई नहीं देती? क्या वो केवल पूंजीपति और बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े देश के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनको गले लगाने के लिए, झप्पी लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनकी पत्नियों को 7.5 कैरेट का हीरा देने के लिए उत्सुक रहते हैं? लेकिन मेरे देश की वो जनता, जो 80 करोड़ जनता आज पूरी तरह से अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने भविष्य के लिए चिंतित है, क्या उनके लिए मोदी जी के पास इतना भी समय नहीं है कि उनको अपने घर में बुलाकर उनको भोजन करा दें, उनकी व्यथा सुन लें? तो वास्तविकता में ये दो काउंटर नैरेटिव क्रिएट हो रहे हैं। और मैं ये मानता हूं आज की तारीख में, मैंने फील्ड में जो लोगों ने सर्वे किया है, जो प्राइमरी सर्वे किया है, जो सीधे रेस्पोंडेंट से बात की है, राजीव जी, आप बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिए, जनता ने कमर कस ली है, जनता ने ये ठान लिया है। और आज एक प्रकार से मोदी जी ने जनता के विवेक को और जनता के अधिकार को चैलेंज किया है, और इस चैलेंज का प्रतिकार उनको 4 महीने के बाद जब 5 स्टेट के इलेक्शंस होंगे, उसमें उन्हें शुरुआत पता चल जाएगी। और 2024 में एक और चीज में राजीव जी आखिरी बात कह दूं, जो लोग कह रहे हैं विपक्षी दल के, और खड़गे साहब ने भी कहा अपने घर में झंडा फहराएंगे, मुझे खतरा है देश के 3 लोग जिस दिन चुनाव के रिजल्ट्स निकलेंगे देश छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए इलेक्शन के पहले जितने भी लोग हैं उनके पासपोर्ट को रखवा लेना चाहिए, वरना ये देश छोड़ के चले जाएंगे, झंडा किसी दूसरे देश का किसी दूसरे देश में जाके ये फहराएंगे, हमारे देश में नहीं फहराएंगे। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इधर राहुल गांधी और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, क्या वो जनता को चैलेंज कर रहे हैं? देश में किसकी सरकार होगी, किसका शासन होगा, कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगा, ये तो जनता तय करती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आत्मविश्वास है या अहंकार है या जनता से ऊपर खुद को रखने की कोशिश है, जरा ये समझते हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, कैसे देखा जाए इसको? लाल किले की प्राचीर से बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी योजनाओं को पेश किया जाता है, देश की रूपरेखा वहां रखी जाती है, देश को विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाने की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे थे। 2047 के बारे में भी बात कर रहे थे कि 2047 में जब देश 100वीं वर्षगांठ मनाएगा अपनी आजादी की, तो उस समय हम विकसित राष्ट्रों में से एक होंगे। बहुत अच्छी बात, वो सपना हम भी देखना चाहते हैं। लेकिन एक सपना जो मोदी जी खुद देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों को कुचलते हुए वो सपना देख रहे हैं, और वो सपना है कि अगली बार मैं ही लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराऊंगा। दूसरी तरफ ये बात भी रख दो, फिर आपके पास आता हूं। विपक्ष ये कह रहा है कि ये ख्वाब है, ख्वाब ही रहने दीजिए,
और हमने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि ये आपका आखिरी भाषण था लाल किले की प्राचीर से। कैसे देखा जाए? ये राजीव जी, इधर हम लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेबस और लाचार देखते रहे हैं। आज मुझे पहली बार वो व्यक्ति बहुत भयभीत और सत्ता लोलुप दिखाई दिया। ऐसे लगता है कि जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक रही है, लेकिन वो व्यक्ति है कि अपने पैरों को, अपने पंजों को गड़ाए रखना चाहता है। लेकिन भारत माता की जो ताकत है वो अब मोदी जी से अपने आप को दूर करना चाहती है, वो विदाई देना चाहती है। और इसीलिए आज जो राहुल गांधी की चिट्ठी है वो अचानक नहीं है। एक तरफ भारत माता का पूरा दर्शन और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का ये बेबस, लाचार, भयभीत और सत्ता लोलुप पूरा वो परिदृश्य। ये भारत माता क्या है? राहुल गांधी क्यों उसकी बात कर रहे हैं? आखिर क्या जरूरत है? क्योंकि एक वक्त था जब देश को समझने की जरूरत थी। आइडिया ऑफ इंडिया की बात हो रही थी, पराधीनता थी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, और उसकी मुक्ति के लिए बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन से, उत्तर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन ने भारत माता के उस प्रतीक को अंगीकार किया, उसको निर्मित किया और वहां से अपनी आस्था और अपनी ताकत को मजबूती दी और पूरे स्वाधीनता आंदोलन को लड़ा, जिसमें गांधी, नेहरू से लेकर के और बाबा साहब अंबेडकर तक की तमाम लोग शामिल थे जी। लेकिन आजादी के बाद, संभवतः एक दशक के बाद, देश की ये भारत माता थोड़ा तरक्की की तरफ बढ़ रही थी। नए शिक्षण संस्थान, नई संवैधानिक संस्थाएं, देश का नवनिर्माण। और उस समय के अगर आप भाषणों को पढ़िएगा नेहरू जी के, लगातार वो भारत माता की बात कर रहे हैं, लेकिन उन चेतावनियों को भी रेखांकित कर रहे हैं। सांप्रदायिकता के जहर को रेखांकित कर रहे हैं 1947, 48 और 49 के भाषणों में। और खास करके 48 के भाषण में तो जब उन्होंने सीधे तौर पर रेखांकित किया कि हमने इस जहर से देश का विभाजन भी देखा और राष्ट्रपिता को खोया भी जी। इधर जब फिर से वो चीजें सामने आ रही हैं कि आप देश को फिर से विभाजित होते हुए देख रहे हैं, कई हिस्सों को विभाजित होते हुए देख रहे हैं। मणिपुर मैतेई और कुकी में बदल जाता है, विभाजित हो जाता है। हरियाणा हिंदू और मुसलमान में, और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने तो मना कर दिया कि नहीं साहब, हम इस जहर को अब पीने वाले नहीं हैं। ऐसे वक्त में जब भारत माता के सामने फिर से चुनौती है, उसे फिर से तार तार किया जा रहा है और वो जार जार रो रही है, राहुल गांधी खड़े हुए हैं उसको फिर से परिभाषित करने के लिए, उस प्रतीक को फिर से लोगों के सामने लाने के लिए, और उसकी जरूरत है। और भारत माता में कौन है? भारत माता वो भी है जो मणिपुर में बेबस और लाचार महिलाएं, जिनके साथ क्या क्या हुआ, कितने जुल्म हुए। भारत माता में वो रामेश्वर भी शामिल है जो सब्जी बेचने के लिए मंडी पहुंचता है। भारत माता में वो लाखों लोग भी शामिल हैं जो उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। वो मिस्त्री भी शामिल है जो मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करता है। ये है भारत माता। नेहरू जी ने जिस बात को कहा था कि भारत माता कोई भौगोलिक चीज नहीं है, वो कोई अमूर्त चीज भी नहीं है, वो है इस देश के लोग। और देश के लोग जब तरक्की करते हैं तो भारत माता खुश होती है। और आज मोदी जी जिस तरह से उस भारत माता को बंधक बनाना चाहते हैं कि हम अगली बार फिर आएंगे, और इसलिए मैंने कहा कि इतना सत्ता लोलुप मैंने नरेंद्र मोदी को आज के पहले कभी नहीं देखा था। और राहुल गांधी दूसरी तरफ उन चुनौतियों का सामना करते हुए, जूझते हुए, देश के लोगों की जो मुश्किलें हैं जी। उन मुश्किलों को संबोधित करते हुए नवनिर्माण के लिए, और कैसे वो देश, वो इंडिया, वो भारत, वो बी द पीपल ऑफ इंडिया कैसे एकजुट हों। जब लोग एकजुट होते हैं, जब लोग
शांति और सौहार्द से रहते हैं तभी देश में तरक्की हो सकती है। वरना आप जो कहें कि इकोनॉमी, आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा तो किया था, क्या हुआ? जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? अगर लोगों की तरक्की नहीं होती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो देश की तरक्की बेमानी हो जाती है। क्या अंबानी और अडानी के लिए यह देश बनाया जा रहा है? या यह देश रामेश्वर का भी है? या ये देश उस मिस्त्री का भी है? सवाल इस बात का, इस देश के करोड़ों दलितों का भी, आदिवासियों का है कि नहीं है? या आदिवासियों के जमीनों से उनके प्राकृतिक संसाधन को केवल हड़पा जाएगा और उनको जंगलों में ही रखा जाएगा? उन महिलाओं का यह देश है कि नहीं है, जिन महिलाओं के स्वाभिमान, उनकी इज्जत का सवाल भी आज के सामने रेखांकित हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनावी बेलह में मोदी जी जितना सत्ता लोलुप दिख रहे हैं, राहुल गांधी उतना ही दूरदर्शी, उतना ही दार्शनिक और उतना ही इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए, इस देश के ख्वाबों से जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये वक्त है फैसला लेने का, ये वक्त है देश को जोड़ने का, भारत माता को फिर से सृजित करने का। और यही इन दोनों चीजों में दिखाई पड़ता है, एक तरफ मोदी के भाषण में और राहुल गांधी के इस राइटअप में। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का एक तरफ राइटअप यानी आलेख जो आज अखबारों में प्रकाशित हुआ है, हिंदी से लेकर के अलग अलग भारतीय भाषाओं में, और गुजराती में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, तमाम मलयाली में, तमाम भाषाओं में आज उनका आलेख प्रकाशित हुआ है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, उस भाषण में कहीं ना कहीं एक अहंकार दिखाई दे रहा है। और वो अहंकार ये है कि अगली बार भी मैं ही झंडा फहराऊंगा, मैं ही आऊँगा। बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास रहना चाहिए, लेकिन इस आत्मविश्वास में अगर अहंकार आ जाए। और दूसरी तरफ इंडिया नाम से बचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नजर आते हैं? तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद की बात तो करते हैं, लेकिन देश की गरीबी की बात आप क्यों नहीं करते हैं? देश की बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते हैं? देश के युवाओं की बात करते हैं आप, लेकिन यही युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो दावा कर रहा है, राहुल गांधी जो अपनी बात रख रहे हैं, उस दावे में कितना दम है जरा समझते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके जरिए कि कितना दम देखते हैं आप जो विपक्ष कह रहा है कि अगली बार तो बिल्कुल नहीं, ये आखिरी बार प्रधानमंत्री, 10वीं बार और आखिरी बार। आपने मनमोहन सिंह का जो रिकॉर्ड है उसको आपने बराबर, उसकी बराबरी कर ली, लेकिन उनके रिकॉर्ड को आप उसके बाहर नहीं जाने वाले हैं, आप तोड़ने वाले नहीं हैं आप। 2024 में हम में से ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा खुल के, हम झंडा फहराएंगे। कैसे देखा जाए? राजीव जी, विपक्ष की वहां पे आज 15 अगस्त में मौजूदगी भी कम थी और बड़े विपक्षी नेता लाल किले पे नहीं थे। ये बड़ा एक संदेश देता है कि मोदी जी राजनीति को वहां ले आए हैं जहां विभाजनकारी मानसिकता बहुत चरम पर है। और दूसरी कि पूरे लगातार उनका जो 1.5 घंटे का भाषण था वो विपक्षी एकता को डेडिकेटेड था। जी। मैं आज उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री शायद आखिरी भाषण में अपने लाल किले से निकलेंगे उस खोल से बाहर और एक लोगों की उम्मीदों को, लोगों के डर को वो एड्रेस करेंगे कि वो केवल राजनीतिक नहीं हो, एक स्टेट्समैन भी हैं। तो वो स्टेट्समैन की तरह 1 मिनट भी नहीं दिखाई दिए। देखिए 10 साल लाल किले से, 10 बार लाल किले से देश को संबोधित करने के बाद नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीग पे पहुंच गए हैं जी। और आप तुलना कीजिए इन प्रधानमंत्रियों से जब वो लाल किले बोलते थे, या उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ है, या उनकी स्पीचेस। तो आपको मोदी साहब की कोई ऐसी स्पीच नहीं याद आएगी जो आप
याद कर सके, साल भर पहले की, 2 साल पहले की, 3 साल पहले की। मोदी जी स्पीच अपनी देते हैं 3 दिन के लिए, जी हेडलाइन बनेगी, सोशल मीडिया में ट्रेंड होगा, उसके बाद कोई अगला मुद्दा। तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। दूसरा, एक डिजाइन दिखाई दे रहा है उनके हाल के एक्शन में और आज की स्पीच में। संसद में भी उनके भाषण में एक ट्रेंड दिखाई दिया था जो कि चिंताजनक था, जब उन्होंने मिजोरम और ऑपरेशन ब्लू स्टार का हवाला देते हुए भारतीय सेना के ऑपरेशंस पे सवाल उठाए थे। तो एक अलग तरीके का, मतलब मैं उसको अभी नहीं इस स्थिति में हूं कि उसको डिकोड कर पाऊं कि मंशा क्या थी ये करने की। लेकिन आप देखिए कि ये कानून पास होता है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में। जी अपना इलेक्शन कमिश्नर क्यों चाहिए? और अब आप इसको जोड़ कर देखिए कि अगली बार भी भाषण मैं ही दूंगा लाल किले से। तो मुझे उसमें कहीं कोई एक तस्वीर दिखाई देती है जो कि चिंताजनक है जी और इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात कि आप देखिए कि विपक्ष के पास जो रणनीति है, और अब मुंबई में अभी वो लोग मिलेंगे इस महीने के आखिर में, और भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू हो रही है। तो विपक्ष ने मोदी जी को पहली बार पिछले इस साल में 2023 के शुरुआत से अपनी पिच पर लाकर खेलने को मजबूर किया है। अभी तक विपक्ष के लोग मोदी जी को एड्रेस करते थे, मोदी जी कुछ कह देते थे और विपक्ष उसके हिसाब से अपनी बयान, अपनी योजनाएं, अपनी रणनीति बनाता था। अब ये काम मोदी जी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को के खिलाफ बोलकर, उसको इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी बताकर, या परिवारवाद की राजनीति बताकर, या फिर भ्रष्ट बताकर सबको। और अगर भ्रष्टाचार की मतलब कोई तुलना की जाए जी तो ये सरकार का स्कोर बाकी सरकारों से काफी आगे होगा। जी बिल्कुल। यहाँ लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से भागे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, हजारों लाखों करोड़ के, और अब सीएजी ने नए घोटाले खोलने शुरू किए हैं। हर स्तर पर घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखिए राजीव जी, कोई नीति, कोई कानून बनता है तो वो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि अगली सरकार आएगी उसको ठीक कर देगी, अगला पार्टी सत्ता में आएगी तो उसको बदल देगी। पीछे होता भी रहा है ये। इंदिरा गांधी ने संविधान बदला, अगली जनता पार्टी की सरकार आई, वो अमेंडमेंट वापस कर दिए। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन समाज में अगर एक बार नफरत फैल जाती है, मणिपुर में जो हो गया वो कोई सरकार किसी अध्यादेश से नहीं कर पाएगी। नूह में जो हो गया है, जो पूरे देश में हो रहा है, जिसकी परिणति हमने देखी कि किस तरीके से एक आरपीएफ का जवान चलती ट्रेन में 4 लोगों को मार देता है धर्म के आधार पर, या राजनीतिक मत विभाजित, या राजनीतिक मत जो है अलग होने की वजह से। जी ये उसी का परिणति है कि कपड़ों से पहचान लो। दूसरी एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल के बाद रहने के बाद और 10वीं बार लाल किले से बोलकर जा रहे हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि इनकी तुलना करना लाजमी है, और खासकर भाषणों की। बहुत सारा एक वर्ग है जो ये कहता है कि मोदी साहब बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं। आप देखिए आज सोशल मीडिया पे किसका भाषण ट्रेंड कर रहा है, किसका भाषण हमारे आपके मोबाइल पे आया है। पंडित नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, लाल बहादुर शास्त्री का वो बयान अयूब को कि शाम की चाय हम लाहौर में पिएंगे, आज तक लोग याद करते हैं। इंदिरा गांधी की तमाम स्पीचेस लोग याद करते हैं।
मनमोहन सिंह के बहुत सारे स्पीचेस, मनमोहन सिंह की जी। गिनती अच्छे ओरेटर्स में नहीं होती है, उनकी भी बहुत सी बातें याद करते हैं। और मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन आर्थिक क्षेत्र में है, हमारी आपकी मेरी राय उनसे फर्क हो सकती है, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन है उनका। मेरा कहने का मतलब यह है राजीव जी कि मोदी साहब का 8 से 5 साल बाद, मैं लाल बहादुर शास्त्री को 65-70 साल बाद आज याद कर रहा हूँ, 50 साल बाद, 50 साल बाद उनकी बात याद आ रही है। नेहरू की स्पीच 77 ईयर्स के बाद याद आ रही है। आज से मुझे कोई बता दे कि पिछले 6 महीने में मोदी साहब की ऐसी कौन सी स्पीच है जो आप लोगों को याद है? जी। मुझे लग रहा था कि मोदी साहब इसको एड्रेस करेंगे कि जब वो 10 साल कोई प्रधानमंत्री रह जाता है, उसका इतिहास में एक पन्ना लिख जाता है। उस पन्ने में क्या लिखा जाए इतिहास के, वो खुद ही लिखता है, अपने एक्शन से, अपनी वाणी से, अपनी नीतियों से। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भविष्य का इतिहासकार बहुत अच्छी बातें उनके बारे में नहीं लिखेगा। जी। मुझे लगता था कि मोदी साहब इस फिक्र को आज लाल किले से एड्रेस करेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। जी बिल्कुल, लाल किले से जो कुछ करना था शायद चूक गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन प्रेम कुमार जी, विपक्ष ये दावे कैसे कर रहा है कि ये आखिरी भाषण था और उनकी विदाई 2024 में तय है, कैसे माना जाए? प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, देखिए विपक्ष जो कुछ कह रहा है, तो विपक्ष भी कोई ज्योतिषी नहीं है, विपक्ष के नेता, लेकिन हम उनको जन नेता मानते हैं, जनता के बीच कनेक्ट हैं, तो वो एक विश्वास के साथ वो अपनी जीत की कामना करते हैं। तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि अगला जो झंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं फहराएंगे अगली बार। लेकिन जो सत्ता में है, जो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, वो अगर इसी बात को कहते हैं तो उसके मायने अलग हो जाते हैं जी। कि हम दोबारा आएंगे, यानी भाई जनता का फैसला भी कुछ माने रखता है। लाल किले से ये बोलना ज्यादा गलत हो जाता है। आप चुनावी रैली में ऐसा बोले तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा। जो भी विपक्ष के नेता बोल रहे हैं लाल किले से नहीं बोल रहे ना, तो वो उनको भी हम चुनावी बात बोल सकते हैं, एक संग्राम की भाषा बोल सकते हैं, लेकिन लाल किले से विपक्ष के लिए संग्राम की भाषा तो नहीं हो सकती प्रधानमंत्री जी के लिए। ये फर्क अगर हम क्लियर करें, क्योंकि बहुत लोगों के मन में सवाल ये उठ सकता है कि जब विपक्ष बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी अगर बोले कि हम दोबारा झंडा फहराएंगे तो गलत क्या है, ये सवाल उठते हैं। तो इस सवाल का उत्तर यही है कि लाल किले से कोई विपक्ष का नेता नहीं गया बोलने, वो देश के लिए बोल रहे हैं। और हम दोबारा आएंगे, ये सीधे सीधे जनादेश का, जनता का जो जनादेश आता है, आने वाला होता है, जनता का अपमान ही है। उसके बाद हम ये देखें कि भाषा तो वाकई नरेंद्र मोदी जी की बदली हुई दिखी। मैंने पाया कि हम सब ने पाया कि नरेंद्र मोदी जी ने विश्व गुरु वर्ड को त्याग दिया। आज के दिन उन्होंने विश्व मित्र को अडॉप्ट किया, यानी एक विश्व गुरु वाली बात जिसको कि हमें कभी वो पचा नहीं, इसलिए नहीं पचा कि विश्व गुरु दुनिया हमें कहेगी। हम खुद को विश्व गुरु बोलने वाले कौन होते हैं? ऐसा गुरु तो हमने देखा नहीं जो अपना गुरुत्व थोपता हो किसी को। तो पूरी दुनिया के सामने किसी को भी ये बात पचती नहीं थी। तो ये जो कोर्स करेक्शन हुआ है कि विश्व गुरु से विश्व मित्र भारत को उन्होंने पेश किया, एक तरह से एक गलती का इजहार उन्होंने किया है। आप इसको भी इस रूप में माने, अब वो शायद ही विश्व गुरु शब्द पर लौटेंगे। तीसरी बात जो नोट करने की है, एक समय तक था कि नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पर बोल ही नहीं रहे थे, भाई कुछ कर लो हम नहीं बोलेंगे। और अब है कि जब उनको मौका मिल रहा है वो मणिपुर ही बोल रहे हैं। तो मणिपुर पर बोल भी रहे हैं, तब भी ये चिंता हमारी बनी हुई है कि जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। फिर भी कुछ बोल रहे हैं, बोलते दिख रहे हैं। ये भी एक
साइकोलॉजिकली बोलिए कि विपक्ष ने जो इतने समय से हंगामा खड़ा कर रखा था मणिपुर पर, कब बोलेंगे प्रधानमंत्री, कब बोलेंगे प्रधानमंत्री, और अब वो हर जगह मणिपुर का जिक्र करने लगे हैं। ये तीसरी अहम बात दिखती है। उसके बाद और जो उनके भाषणों में नजर आता है, वो मतलब एक तरह से चुनावी रैली की तरह उन्होंने अपने कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखा। हमने ये किया, हमने वो किया, वो सारी बातें रखी। और कुल मिलाकर के प्रशांत जी सही कह रहे थे कि इंडिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनका सारा स्पीच दिखता है। और इंडिया, जिसका कि आपने भी जिक्र किया कि इंडिया शब्द वो अपनी जुबान पर नहीं ला रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ही उनके पूरे भाषण की आत्मा बनी हुई है। लगभग उसी तरीके से जिस भारत माता को खोजने राहुल गांधी निकले हैं, जो आपने पूरा भाषण उनका जताया, वो वाकई राहुल गांधी ने जो लिखा है वो हमें और भी बहुत कुछ सोचने को बाध्य करता है। जैसे हवा हमें दिखती नहीं, हमें उसका एहसास करना पड़ता है। ईश्वर हमें दिखते नहीं, हमें उसका एहसास करना पड़ता है। उसी तरह से भारत माता भी है, हमें दिखने वाली चीज नहीं है, ये एहसास करने वाली चीज है। ये एक्चुअली ये मेरी तरह से हुआ, ये भी अधूरी व्याख्या है, ये कोई पूरी व्याख्या नहीं है। हम जितने लोग जितने तरीके से बोलेंगे, राहुल गांधी जी ने जो बात रखी है उस बात का महात्म्य ही यही है कि जितने लोग इस बारे में बोलेंगे, इस स्पीच के बारे में राहुल गांधी जी ने जो लिखा है, उतने लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे। यही इस स्क्रिप्ट की महानता है उनके। ये बहुत शानदार स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है, जनता से संवाद किया है। ये मुझे लगता है ये भारत माता हर एक भारतीय की आवाज, भाई आवाज को भी हम लोग जो है महसूस ही करते हैं, तो ये भी भारत माता को उन्होंने समझाया है। तो ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है विपक्ष की तरफ से पूरे बीते दिनों में, और उसके सेंटर में राहुल गांधी हैं, तो ये राहुल गांधी का सेंटर में रहना, इंडिया का खड़ा होना, इंडिया के तमाम नेताओं का एक सुर में एक बात बोलना, ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्पीच में अमूर्त रूप से जो देख नहीं रही है, वो इंडिया बनकर ही नजर आ रही है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया बनकर नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भाषण, उस भाषण में इंडिया शब्द नहीं है, भारत शब्द है, 88 बार है। 9800 से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 90 मिनट के भाषण में, और उसमें 88 बार भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया शब्द का एक बार भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ होने लगी है? इंडिया शब्द क्या डरा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? और ऐसे देखा जाए तो जब से इंडिया संगठन की घोषणा हुई है, उसके बाद से तो प्रधानमंत्री लगातार इंडिया पर हमलावर हैं ही, हमला कर ही रहे हैं। तुष्टीकरण क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। ना ही कह चुके हैं, बल्कि बड़े बड़े विज्ञापनों में, अखबारों में हमने विज्ञापन देखा 9 अगस्त को, जब क्विट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह पर जो विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित करवाए गए, उस अखबार में भी हमने यही देखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ अपनी बात रख रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपनी बात आज अखबारों में एक अपने आलेख के जरिए, और उस आलेख में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो अनुभव उनको मिला, उस अनुभव को उन्होंने साझा किया है। उस अनुभव के आधार पर वो कौन है भारत माता, और यहाँ भारत माता की बात होने लगी। देखिए कहाँ इंडिया, एक तरफ इंडिया की बात भी हो रही है विपक्ष की तरफ से। हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश अचल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे। आपका स्वागत करता हूँ राकेश अचल जी, और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं, भारत और इंडिया लड़ाई घमासान यहां है। और देखिए मजेदार चीज, राहुल गांधी का आलेख जिसमें भारत माता कौन है इसका जिक्र कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, वहां भी भारत, इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन है वो इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से भागेंगे। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे विपक्षी गठबंधन के दूसरे दल हो, शिवसेना हो, और तमाम दल कह रहे हैं कि अगली बारी जो है, यानी अगले 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा नहीं फहराएंगे। हाँ, झंडा फहराएंगे, लेकिन अपने घर के छत पर। कितना दम है इसमें?
आज आपका बहुत बहुत बधाई आप सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की। देखिए, ये जो प्रसंग है इंडिया और भारत माता का, ये बिल्कुल नवजात प्रसंग तो है नहीं। ये बहुत पुरानी सनातन लड़ाई है इंडिया और भारत माता के बीच की। लेकिन हाल के दिनों में संसद में जब राहुल गांधी ने भारत माता के कत्ल की बात कही तो इंडिया थोड़ा पीछे चला गया और भारत माता आगे आ गई। दुर्भाग्य की बात यह है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 43 साल में, उनकी उम्र 43 साल ही है, जनसंघ को मैं छोड़ देता हूं, तो इन 43 सालों में वो ये नहीं समझ पाए कि भारत माता कौन है। अगर वो हमारे ग्वालियर के एक प्रोफेसर है, जेएनयू में पढ़ाते रहे हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल को बुला के एक प्रबोधन अपना करा लेते बजाय प्रचारकों के, तो उनको समझ में आ जाता कि भारत माता है कौन। और मणिपुर में भारत माता ही जख्मी हुई, भारत माता ही बेइज्जत हुई और भारत माता का हुआ प्रमाणित हो। और इस प्रमाणीकरण के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देख रहे होंगे आज का, आप लोगों ने 90 मिनट का उनका राष्ट्र के नाम जो उद्बोधन देखा है, मुझे अभी तक 43-44 इस तरह के संदेश देखने का अवसर मिला है, कुछ प्रत्यक्ष रूप में, बाद में जब टेलीविजन आ गया तो उससे इतना घबराहट का, इतना बौखलाहट का, इतना नीरस, वो भूल गए कि वो लाल किले की प्राचीर से भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित नहीं कर रहे हैं। और उनकी भाषा, उनकी पूरी स्क्रिप्ट आज के भाषण की सीधी सीधी चुनावी सभाओं को संबोधित करने जैसी थी। जैसा कि अभी प्रेम जी कह रहे थे कि उन्होंने इस मौके को गवा दिया। वो मणिपुर को लेकर के जो सवाल दुनिया के दूसरे देशों में, यूरोप में, इंग्लैंड में उठे थे, उनका जवाब नहीं दे पाए। ना उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, ना मेरे को लगता है उनकी इच्छा रही होगी, क्योंकि वो जवाब किसी को नहीं देते, घर में नहीं देते तो बाहर वालों को कैसे देंगे। तो उन्होंने ये घबराहट में कहा है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बनकर देश के सामने आएंगे। और ये सीधे सीधे बिल्कुल जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि जनादेश का अपमान है। अभी तो कोई चुनाव भी बहुत दूर है, 8 महीना 7 महीना है, जनादेश डिब्बों में बंद नहीं हुआ है, तो वो किस आधार पर कह रहे हैं कि मैं लौट के आऊंगा। अगर वो भविष्यवक्ता हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो आए, उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जनता से पहले मिल तो लें। वो जनता से मिलते नहीं, जनता के प्रतिनिधियों से मिलते नहीं, संसद में 2 घंटे 12 मिनट बोलते हैं और लाल किले की प्राचीर में 90 मिनट में उनकी हवा खराब हो जाती है। तो इससे उनकी घबराहट, उनके अंदर का जो डर, और उनके कंधों पर इंडिया और राहुल गांधी नाम के जो 2 प्रेत बैठ गए हैं, वो उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी खिसियाहट में आज उन्होंने बहुत ही निम्न स्तरीय भाषण, इसको मैं कहूंगा, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। और मैंने बहुत से भाषण जैसे मैंने जिक्र किया सुने हैं, और वो लगभग सभी की स्क्रिप्ट में संभाल के रखता हूं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये भाषण। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हुआ कि मेरे 90 मिनट बेकार गए। न कोई नई योजना मेरे सामने आई, देश के सामने आई, न विदेशों को हमने कोई उत्तर दिया, न पड़ोसियों के बारे में कुछ कहा कि हमारे रिलेशनशिप कैसे होने वाले हैं। सिर्फ ये कहा कि मैं आने वाला हूं और मैं आऊंगा तो ये फिर से करूंगा। तो वो क्या करेंगे, नफरत के बीज फिर से बोएंगे। तो अच्छी बात है, इसके लिए अगर देश तैयार है तो उनको बुलाए, उनका स्वागत करें। राजीव जी। जी बिल्कुल, अगर देश तैयार है, लेकिन क्या देश की जनता तैयार है 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए? ये बड़ा सवाल है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। विपक्ष किस हिसाब से ये दावा कर रहा है कि ये मोदी जी का विदाई भाषण था? अमलेंदु जी। राजीव जी, मुझे लगता है कि विपक्ष भी उसी हैसियत से दावा कर रहा है जिस हैसियत से प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे कि अगली बार भी आकर के वही जो है देश की उपलब्धियों का बखान करेंगे। तो जो दावे प्रधानमंत्री कर सकते हैं वो दावे विपक्ष भी कर सकता है। कोई अभी तक संवैधानिक रूप से कोई रोक तो लगी नहीं है कि जो दावे प्रधानमंत्री कर सकते हैं वो विपक्ष नहीं कर सकता। हाँ, इस तरह की कोई संविधान में कोई नया कानून बन जाए, आईपीसी में कुछ इस तरह का बन जाए जो दावे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो विपक्ष नहीं कर सकता, वो विपक्ष नहीं करेगा। कुल मिला के स्थिति यही है राजीव जी की जनता को तय करना है कि नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएगा तो कौन आएगा, तो ये जनता के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन होते हैं प्रधान लाल किले से कहने वाले कि अगली बार भी मैं ही आऊंगा? अरे भाई, जनता नहीं चाहती, आपको जबरदस्ती आ जाएंगे आप क्या? मतलब फौज लेके चले जाएंगे? क्या करेंगे? मतलब कैसे आ जाएंगे आप अगली बार? तो जनता ही चुनेगी ना। या आपने कोई इंतजाम कर लिया है कि अब जनता की मत की कोई आवश्यकता नहीं है, या जो जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि साहब 19 लाख ईवीएम जो है वो गायब है,
तो उसका कुछ इंतजाम हो गया है। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो ठीक है, आप आएंगे, स्वागत है फिर आपका, फिर तो आप ही आ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आ सकता है। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वहां से बातें की, तो मुझे लगता है कि वो भी एक संवैधानिक दायरे के अंदर बातें नहीं थी। विपक्ष जो कह रहा है वो निश्चित तौर पर अपने दावे पेश कर रहा है, वो कह रहा है हम जनता के बीच हैं, हम जनता की बात सुन रहे हैं, तो जनता क्या बात किया रहा तो हम कह रहे हैं कि अब आप नहीं आएंगे। जिस भी विपक्षी नेता ने कहा कि उनका यह आखिरी भाषण है प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से, सबने यही कहा कि जनता जो है वो तैयार रखी है अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कतई नहीं कहा कि जनता जो है मुझको जो है दोबारा चुन करके भेजेगी या जनता मुझको चुन करके भेजे। तो ये मुझे लगता है कि दोनों के बीच का एक अंतर जो है साफ तौर पे देखा जा सकता है कि विपक्ष जो है जो बात कह रहा है वो जनता के मूड के आधार पर कह रहा है, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो अपने अहंकार के उसमें कह रहे हैं, और शायद वो स्वयं को भारत से भी बड़ा समझने लगे। मतलब जनता से तो बड़ा समझते ही हैं, कुल मिला के भारत से भी जो है स्वयं को बड़ा समझने लगे। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की बातें की उसमें कहीं भी जो था वो भारत का गुणगान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का स्वयं का गुणगान था सब तरीके से जो भी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमको 70 सालों में ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है जो अपना ही गुणगान करता है, देश का गुणगान करता ही नहीं है। तो अब ये भी देखने की स्थिति है कि क्या है, मतलब ठीक है आपको इंडिया से चुनाव हो सकती है भाई, भारत से चुनाव क्यों हो। अच्छा, एक और मजे की बात है, संसद के अंदर माँ भारती थी, वो लाल किले पे आके माँ भारत माता हो गई। यानी संसद में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे राहुल गांधी के भाषण के बाद, प्रधानमंत्री ने एक बार भी भारत माता शब्द इस्तेमाल नहीं किया, माँ भारती इस्तेमाल करते थे, जबकि राहुल गांधी तो भारत माता कह रहे थे। तो प्रधानमंत्री पहले तय करें कि उनके लिए भारत माता या माँ भारती है, क्योंकि माँ भारती जो संघ परिवार की है, भारत माता इस देश की है। तो प्रधानमंत्री पहले तय करें कि उनकी जो है वो भारत माता है कि माँ भारती है। प्रधानमंत्री को ये स्पष्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें कटपट थी प्रधानमंत्री के भाषण में, और जैसा मैंने स्वयं भी कहा था कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा तनाव में थे और बहुत ज्यादा कहा जाए कि एक तरीके से अपसेट थे। तो वो उनका तनाव और जो अपसेट थे वो जिस तरीके से वो उनके भाषण में साफ तौर से परिलक्षित हो रहा था। उनके भाषण में वो तमाम बातें रखने के बाद भी वो तेजी और वो उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा था जो उनके अभी तक के भाषणों में दिखाई पड़ता रहा है कुल मिलाकर के। तो अब ये प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा बदल ली है, अपनी भाषा शैली बदल ली है। ये भी हो सकता है कि भाषा शैली बदल ली हो, समझ रहे हो कि चुनाव आ रहा है, जनता को तय करना है, तब थोड़ा विनम्र होने की आवश्यकता है। तो विनम्रता दिखावे के लिए ही जो है हो रही हो तो वो कर रहे हैं, क्योंकि ये सिखाया जाता है। मुझे सुना है कि संघ परिवार में जो है कि वही विनम्र बनना जो किस तरीके से होता है, आप भले अंदर से विनम्र ना हो लेकिन ओढ़िए आप विनम्रता, तो उसे ओढ़ने की कोशिश कर रहे हो विनम्रता, लेकिन वो ओढ़ नहीं पा रहे हो तो उसमें घबराहट जो थी वो सामने आ गई। तो कुल मिला के राजीव जी जो परिस्थितियां मुझे लगता है कि विपक्ष भी अपनी तरफ तैयार है, प्रधानमंत्री भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तैयारियां तो होंगी। अब चाहे सत्तान मलिक के मुताबिक तैयारियां कर रहे हो या प्रशांत भूषण के मुताबिक जो तैयारियां वो कर रहे हो, या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियां करती है वो तैयारियां कर रही हो, लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो जो भी तैयारियां हैं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से जो है एक तरीके से वो चुनाव के में जाने का संकेत दे दिया और उन्होंने बता दिया है कि 2024 चुनाव तक जो है वो लगातार वो चुनावी भाषण ही देंगे, और यहाँ से आज उन्होंने चुनावी भाषण की शुरुआत कर दी है। जी डॉक्टर दीपक पासपोर जी, दीपक जी कैसे माना जाए, ये एक सवाल यहाँ इन्होंने अमलेंदु उपाध्याय जी ने बहुत शानदार ढंग से यहाँ सामने रखा है कि विपक्ष की तैयारियां इधर सत्ता पक्ष जो है वो तो चूंकि उसके हाथ में सब कुछ है, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अब किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष के पास ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में विपक्ष की तैयारियों से पहले हम अगर सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को देखें तो हम और भी चौंकाने वाले खुलासे वो करते हैं। और इन सब के बीच अगर विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तो झंडा फहराते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो ये दावे कैसे माने जाएं कि सही है दावे? इसमें विपक्षी तैयारियों को किस हिसाब से आप देखते हैं, किस कदर विपक्ष यहाँ पर मजबूत दिखाई देता है आपको? क्या ये दावे हवाई हैं या इन दावों में कहीं दम है? जी देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष को तो निश्चित रूप से आखिर विपक्ष के पास क्या होता है, उसके पास कोई सरकारी मशीनरी होती नहीं है, उसके पास वैसे संसाधन नहीं होते हैं। आर्थिक रूप से सत्ता पक्ष की बजाय वो निश्चित रूप से विपक्ष तो हमेशा इस चीज का टोटा रहता है। हो सकता है उसमें कुछ घटक दल हो जिनके सरकारें चल रही हो, वहां से कुछ पैसा जनरेट हो जाए, तो इस तरीके के जो संसाधन होते हैं उस मामले में तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष आगे दिखता है। मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाता हूँ। आज का जो ओवरऑल जो इनका मोदी का जो वहां पे शो था, मैं उनके भाषण की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक वीडियो जो है वो बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए, जिसमें वो युवा लोगों के बीच गए थे, और वो बच्चे कौन है मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन आप देखिए उन्होंने अपने आप को फिजिकली फिट दिखाने के लिए वो 12-15 सीढ़ियां बड़ी तेजी से चढ़ गए। पता नहीं आपने उसको ध्यान दिया कि नहीं दिया। मुझे तो डर लग रहा था जिस हिसाब से वो चढ़े हैं,
तो ऐसा लगता है कि 2024 का वो बताना चाहते हैं कि 2024 लेके 29 तक की मेरी फिजिकल फिटनेस ऐसी है कि कृपया मुझे मार्गदर्शक मंडल में भेजने का न सोचिए। तो उस वीडियो को फिर से देखा जाना चाहिए। और वाकई उन्होंने इतने तेजी से एक 72-73 साल के उनको अपना मतलब सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और निश्चित रूप से एक एसेट होता है जो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्र के लिए, जब तक वो कम से कम सीट पर है, तो उन्हें जिस तरीके से उन्होंने दिखाया। दूसरी बात, एक बात यहाँ पे ये बात हुई कि वो मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, इसका मुद्दा, उसका मुद्दा, क्यों नहीं उन्होंने सारी बातें की, मणिपुर के बारे में सरकार की क्या भूमिका रही वो क्यों नहीं बताया। उन्होंने ये तो बताया कि वहां की स्थिति सुधर रही है, बेरोजगारी हम पीएम आवास के बड़े संख्या में बना रहे हैं, लेकिन कारण यह है कि इसलिए ये सब चीज मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि इसका जिम्मेदार जो है वो खुद ये सरकार है। 10 सालों में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा, उद्योग का हो, कृषि का हो, सर्विस सेक्टर हो, चाहे जितने भी तरह की चीजें हैं, वो क्या बर्बादी हुई है वो बताए जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं, जिसमें हमने ये कहा कि उन्होंने ये कहकर कि भाई अगले बार भी मैं ही झंडा फहराऊंगा, तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने पहली बार नहीं बोला। अभी कुछ दिन 1-1.5 हफ्ते पहले उन्होंने दिल्ली के एक मंदिर का जब शिलान्यास किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि शिलान्यास मैं कर रहा हूं और मैं ही इसका लोकार्पण भी करूंगा। 1-1.5 साल पहले उन्होंने ये भी बता दिया है कि कोई ये ना सोचे कि मोदी जो है वो चला जाएगा, मोदी यहीं पर है और आने वाले समय में भी वो यहीं रहेगा। ये पुराना थोड़ा सा 1.5-2 साल पहले का रिफरेंस है, तो उनकी मानसिक तैयारी तो बने रहने की है। अब सवाल यह है कि इसमें चिंतित होने की किसको जरूरत है। देखिए, जनादेश जो होता है, हमारे यहाँ तो संसदीय प्रणाली है, कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो होते नहीं है। हम जो चुनते हैं अपना सांसद चुनते हैं, सांसद जो है वो जाकर प्रधानमंत्री को चुनता है। सबको पता है ये, मतलब जैसे अमेरिकन प्रणाली नहीं है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो होता नहीं है। अब इसमें जो है वो चिंता करने की बात न तो विपक्ष को है, न तो आपको है, न तो जनता को है, न तो किसी और को है। उन्होंने तो सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है, अपनी भारतीय जनता पार्टी को ही कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि आप लोगों के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, आप लोग जब भी अगला चुनाव होगा आप लोगों को मुझे ही चुनना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। एक और बात, हमेशा जो होता है कि प्रधानमंत्री जो कम से कम इनका जो होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसका उस पर मोहर लगाने का काम, चेहरा तय करने का काम तो आरएसएस का है। इसका मतलब यह है कि क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी जो है वो मोदी के पास क्या बंधक बन चुकी है। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। हमारे पहले भी प्रधानमंत्री जब भी भाषण दिया करते थे लाल किले से, तो कभी नहीं कहते थे कि अगले बार भी, वो तो अगले साल की बात भी नहीं करते थे, वो ये नहीं कहते थे कि अगले साल भी मैं ही झंडा फहराने आऊंगा। जैसे नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी है, जो भी 5 साल के लिए निर्वाचित होता था, लेकिन किसी ने 1 साल के बाद की भी गारंटी नहीं दी की, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी भी संसदीय दल जो है वो मुझे हटा सकता है, उसका अधिकार है। जो प्रधानमंत्री किसे बनाकर रखना है, किसे नहीं रखना है, ये उसके हाथ में नहीं होता है। जिस तरीके से अमेरिका का प्रेसिडेंट एक बार बन गया, उसको नहीं हटाया जा सकता। सीनेट के भी पास शायद वो अधिकार नहीं है कि उसको हटा सके, वो महाभियोग के जरिए ही उसको हटाया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पर तो संसदीय दल जो होता है वो तय करता है, जैसे मुख्यमंत्री करता है राज्य में। तो वो अगर ये कह रहे हैं तो ये चिंता करने की बात राजीव जी ना आपके लिए है, ना मेरे लिए है। ये जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है, वो सोचिए अध्यक्ष कितना लाचार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकारिणी कितनी लाचार है। पूरा का पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो नेतृत्व है वो कितना लाचार है। उनसे पूछे बिना ही और उनकी अनुमति के बिना ही, अनुशंसा के बिना ही, बिना स्वीकृति के बाहर जो है सीधे सीधे मोदी कह रहे हैं कि अगली बार मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर है और आरएसएस पे है। ये बात समझने की है राजीव जी। सबसे बड़ी बात यहाँ एक बात और भी आती है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। मोदी जी लगातार 2024 की बात, खुद की बात, मैं ही झंडा फहराऊंगा, एक अकेला सब पर भारी, ऐसे तमाम भाषण हम लोग सुन चुके हैं। मैं और मैं के इर्द गिर्द मोदी जी नजर आते रहे हैं, पिछले साल भर से तो खासकर हम लोग देख ही रहे हैं। हर मौके पे मैं के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच हमने देखा
अभी 5 राज्यों के चुनाव भी हैं। इन 5 राज्यों में बीजेपी की हालत बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में इलेक्शन है और इन 5 राज्यों में जो कहा जा रहा है अभी तक की जो परिस्थिति है उस हिसाब से बीजेपी कहीं भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। राज्यों के चुनाव जीते न जीते, लेकिन 2024 का चुनाव हम जीत पाएं, ये लक्ष्य कहीं ना कहीं नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरी तरफ विपक्ष गठबंधन बनाकर बैठा है। विपक्ष में एक नेता दिखाई देता है, सिर्फ राहुल गांधी, जो आज की तारीख में मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो राहुल गांधी हैं। लोगों से मिलना, भारत जोड़ो यात्रा आज भी जारी है राहुल गांधी की, और साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारी, विदेश की यात्राएं करना। विदेश फिर से जाने वाले हैं राहुल गांधी। 3 देशों की यात्रा पर राहुल गांधी जाने वाले हैं 11 से 14 सितंबर को। उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान के दौरे करेंगे। बहुत कुछ है सामने। विपक्ष यहां अभी मजबूती के साथ धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। अकेला राहुल गांधी हैं जो धरती पर नजर आ रहे हैं, जमीन पर नजर आते हैं, और उधर भी अकेला एक ही आदमी है जो नजर आ रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन दोनों के बीच फर्क, एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सत्ता है, पूरा तंत्र है, और ऐसे में कैसे विपक्ष कह रहा है, जरा आपका नजरिया समझना चाहूंगा, कैसे विपक्ष कह रहा है कि अगले साल हमारी बारी है। ये हमारे दर्शक साथी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो भी ये सवाल पूछ रहे होंगे, जानना चाहेंगे कि किस बल पर, किस दम पर विपक्ष कह रहा है, जबकि विपक्ष के 26 दलों में से सिर्फ एक नेता दिखाई देता है, नाम है राहुल गांधी। देखिए राजीव जी, आपने जो प्रश्न पूछा इसमें मैं अपना मत प्रकट करने की कोशिश करता हूं। देखिए, 2 शब्दों के बीच में अंतर करना बहुत आवश्यक है। जैसे प्रशांत जी ने कहा कि मोदी जी एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं। देखिए, ओरेटरी की हमें जरूरत है या हमें कम्युनिकेटर की जरूरत है? देखिए, राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में जो आज की तारीख में भिन्नता है, मोदी जी इज ए गुड ओरेटर, राहुल गांधी इज ए गुड कम्युनिकेटर। आपको राजीव जी याद होगा, जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, हमारी मां जब हमारे सिर पे हाथ रख देती थी, हमारा दर्द काफूर हो जाता था। वो कम्युनिकेशन था, बोलती नहीं थी वो। पिताजी जब हमको गले से लगाते थे तो हमें शक्ति मिलती थी कि हमारा पिता हमारे साथ है, हमारे निगाह में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वो मेरे साथ है। वो कम्युनिकेशन था। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मैं एमबीए जब कर रहा था, मेरे एक शिक्षक थे, बहुत प्रबुद्ध, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, इतने अच्छे टीचर थे वो। अच्छा, लेकिन होता क्या था कि पूरी क्लास में हम सुनते थे कि यार इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, टीचर की, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। देखिए, यह भिन्नता है। राहुल गांधी जो आज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कम्युनिकेट। आपको याद होगा, आपको पता होगा, ईएमएस नंबूद्रीपाद जो केरला के चीफ मिनिस्टर थे, वो हकलाते थे, और इतना हकलाते थे कि पहले और दूसरे शब्द के बीच में 15-15, 20-20 सेकंड का गैप होता था, लेकिन चीफ मिनिस्टर रहे और बड़ी अच्छी तरह जीते, बिकॉज ही वॉज ए गुड कम्युनिकेटर। देखिए, आज की तारीख में आप देखिए लालू यादव क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक जो ये चुनाव होने वाला है 2024 का या 2023 का, इसमें एक अंतर और समझिए। बीजेपी के पास केवल 2 नेता हैं जो कि ओरेटरी दिखाएंगे, अमित शाह और मोदी जी। इंडिया के पास हर स्टेट में एक ऐसा व्यक्ति है जो लोकल डायलेक्ट में बात कर सकता है। ममता बनर्जी बंगालियों से कम्युनिकेट कर सकती हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार बिहारियों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे मराठियों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है। अच्छा देखिए, क्यों राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं, और आपको मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं। देखिए, इनका जो पूरा प्रोपेगेंडा था, इनका जो पूरी स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की, इन्होंने केवल एक आदमी को टारगेट किया था, वो आदमी था राहुल गांधी। तो उस नैरेटिव को फेल करने के लिए यह आवश्यक था कि राहुल गांधी की जो छवि को गिराया गया था, उसकी ब्रांड को बिल्कुल गिराया गया था, उसको उठा दिया जाए। और एक राजीव जी, मैं अपना व्यक्तिगत मत आपको बताता हूं।
जो 99% विश्लेषकों का यह कहना है कि अगर राहुल गांधी और मोदी जी को आमने सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो मोदी जी को वॉकओवर मिल जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज के तारीख में मुझे ऐसा लगता है देश की 70% जनता राहुल गांधी के व्यक्तित्व से, उसके ज्ञान से, उसके भारत के दर्शन से और भारत की मूल आत्मा को समझकर आत्मसात करके उससे कम्युनिकेशन करने वाले आदमी की तरह जो एक हुई है कि जो आदमी विदेश में जाके वहां पे अपने ज्ञान का भंडार दिखा सकता है और ये दिखा सकता है कि वो आदमी में कितना ज्ञान भरा हुआ है। और एक आदमी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है लेकिन भुजाएं फड़काता है, भड़कीले बातें करता है, लोगों को उत्तेजित करता है, लेकिन ये बहुत दिन तक देखिए उत्तेजना काम नहीं करती, शांति काम करती है। तो मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में कम्युनिकेशन इंडिया के पास है, बीजेपी के पास केवल 2 ओरेटर्स हैं और अगले इलेक्शन में आएगा, विधानसभा के इलेक्शन में भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिस प्रकार का तहलका मचाएंगे और पदयात्रा के बाद जो ये कम्युनिकेशन, जो मासेस से कम्युनिकेशन होगा, जो डिफरेंट सेगमेंट से कम्युनिकेशन होगा, वो ओरेटरी पे भारी पड़ेगा। कम्युनिकेशन जीतेगा, ओरेटरी हारेगी। जी, कम्युनिकेशन और ऑडिटरी दोनों में जो फर्क है वो बता रहे थे और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और साथ साथ राहुल गांधी कैसे भारी पड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और यह समझना जरूरी है। कई लोग पूछते हैं, और देखिए हमारा काम है सवाल रखना, कई बार लेमैन की तरह सवाल रखना पड़ता है ताकि सवालों का जवाब हमारे बुद्धिजीवी साथी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, बने हुए हैं पैनलिस्ट के रूप में, उनसे, उनके जरिए आप तक हम पहुंचाएं। अभी आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। स्वामी जी की बात आप सुन रहे थे, रविकांत जी जरा आपसे समझूं कि राहुल गांधी अकेले आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं उस काम से तो ये साफ समझ में आ रहा है, लग रहा है कि मोदी जी से कई गुना ज्यादा वो भारी पड़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जहां लोग इफ-बट में, कहीं डोलड्रम में, ऊहापोह में फंसते नजर आते हैं, वो है कि उनके पास सत्ता पक्ष है, उनके पास 2014 और 2019 का रिजल्ट है। और खासकर 2019 की बात लोग करते करते ये कहते हैं कि यार 2019 के दिसंबर में बात कुछ और होती थी, जनवरी में बात कुछ और होती थी, लेकिन मई आते आते बात कुछ और होने लगी और यहाँ तो एक तरफा बाजी बांट ले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर ऐसे ही 2024 में हो सकता है। तो ये जो ऊहापोह वाली स्थिति है, इससे निकलने की रणनीति, और एक विश्लेषक होने के नाते आपसे समझना चाहूंगा कि जनता आज की तारीख में विपक्ष पर भरोसा कैसे करे और कैसे ये माने कि नहीं, जो कल जीत सकता है या जो कल जीत गया था आज वो हार भी सकता है। प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, जो आपने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना के बारे में जो बात कही, और ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के पास सत्ता है, उनके 2 बार का जो जीत के आंकड़े हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा राहुल गांधी के पिछले दिनों की जो चर्चा थी उसी से आप जोड़ें, तो सत्ता तो रावण के पास भी थी, ताकत रावण के पास थी, लेकिन राम के पास क्या था? वो बानर भालुओं की सेना थी, वो भरोसा था, वो आस्था थी। एक तरफ अहंकार था तो दूसरी तरफ वो स्नेह है, वो सज्जनता थी, और उसके जरिए राम ने उस रावण पर विजय प्राप्त की। और राहुल गांधी ने जो कहा था ना कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया, रावण के अहंकार ने उसे जलाया। रावण की जो मौत भी हुई है वो उसकी अपनी अहंकार और जो पूरा जो उसने किया था अपने लोगों के साथ जो अत्याचार है उसका परिणाम था। और अगर मैं इसी मिथक के सहारे कहूं और रामायण के उस संदर्भ को लेकर के कहूं, तो उस भारत माता का हरण आज भी हुआ है, और उस भारत माता के हरण को वापस लाने के लिए जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है,
क्यों वो बात कर रहा है भारत माता की? इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द, इस देश का लोकतंत्र में भरोसा, संविधान की वो तमाम नीतियां और इस देश के लोगों का अधिकार, नागरिकता बोध, जिसे कितने करीने से इस देश के स्वाधीनता आंदोलनकारियों ने पहले दूसरे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जिसको संजोया गया, जिसको बनाया गया, वो भरोसा पैदा किया गया, उसको इस सत्ता ने छलनी कर दिया है। नागरिकों से उसे जनता में तब्दील कर दिया है। वरना ये भरोसा कहां से आता है कि अगली बार भी हम झंडा फहराएंगे? ये जो अहंकार है, वही अहंकार इस सत्ता को भी खत्म करेगा। जैसे रावण के अहंकार ने रावण के उस पूरे सत्ता को, उस पूरे तंत्र को खत्म कर दिया था। एक व्यक्ति जो निहत्था है, शक्ति सारी रावण के पास थी, ठीक वैसे ही आज संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के और तमाम सारी शक्ति नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में केंद्रित कर ली है। लेकिन राहुल के पास सिर्फ और सिर्फ जनता का भरोसा है, अपनी मेहनत है, और जिसके जरिए वो लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो भारत माता रामेश्वर भी है, वो भारत माता वो मिस्त्री भी है, वो भारत माता वो मणिपुर की महिलाएं भी। बिल्कुल। और उस भारत माता को फिर से सृजित करने को पाने के लिए निराला की जो राम की शक्ति पूजा है, उसका जो अंतिम दृश्य है कि जब राम हताश हैं और रावण को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, जामवंत ने उनको जो दिया था कि आप शक्ति की करो मौलिक कल्पना, उस शक्ति को जिस तरह से सृजित किया राम ने, तब रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की। इस शक्ति का संचार हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद और इन तमाम दृश्यों के जरिए, और यही ताकत राहुल गांधी को सामने खड़ा कर रही है नरेंद्र मोदी को। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों में बहुत अंतर है। एक तरफ अहंकार, एक तरफ वो सत्ता लोलुपता, तो दूसरी तरफ सत्ता से बिल्कुल निर्द्वंद, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति इस देश को बनाने के लिए खड़ा हुआ है। इसलिए तुलना बेमानी है। राहुल गांधी अपने आप में राहुल गांधी है और मोदी के साथ इतिहास न्याय करेगा जो अभी वो कर रहे हैं। इतिहास लिखा जाएगा तब नरेंद्र मोदी का वो पूरा चाल चरित्र चेहरा वो सामने आएगा। आज भले ही लोगों को उन्होंने हिप्नोटाइज किया हुआ हो, ये जो धुंध है, जो कुहासा है, वो आने वाले वक्त में वो पर्दाफाश होगा उसका। जी जी बिल्कुल। राकेश अचल जी, क्या विपक्ष भारी नजर आ रहा है सत्ता पक्ष पर? राजीव जी देखिए, बहुत देर से सड़क पर और संसद पर आज की सियासत को लेकर के जो बिंब खड़े किए गए, उसमें रावण बार बार आ रहा है, राम बार बार आ रहा है। मैंने इन दोनों को देखा नहीं, लेकिन मैंने इस देश में जो बहुत बड़े नेता हुए हैं, इंदिरा गांधी जी हुई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे अपने शहर से हुए हैं, इन लोगों को भी चुनाव में हारते हुए देखा है। और इन लोगों को किन लोगों ने चुनाव हराया वो आप सबको मालूम है। सड़क के फकीर टाइप राजनारायण ने हरा दिया, ग्वालियर में महाराजाओं ने अटल बिहारी जैसे बड़े जनाधार के बड़े अनुभवी नेता को हरा दिया। तो मोदी जी को अजय मानने की गलती अगर कोई कर रहा है, खुद मोदी जी अगर कर रहे हैं, तो ये इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन स्थिति ठीक वही है, फिर वापस मजबूरी में लंका कांड में आना पड़ता है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा। यहाँ पर आपके पास सत्ता है, आपके पास संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपके पास ईवीएम है, आपके पास सब कुछ है, और राहुल गांधी के पास कुछ नहीं। केवल सड़क पर सड़क नाप रहे, पहले 3500 किलोमीटर नापी, दूसरे चरण में फिर नापेंगे। लेकिन इस सड़क नापने से राहुल गांधी के पास जो शक्ति केंद्रित हो रही है, उसका अनुमान न भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है,
और न माननीय प्रधानमंत्री जी को हो रहा है। आप देखिए इस देश में अगर आप फिर से प्रधानमंत्री बन जाए 11वीं टर्म में, तीसरे टर्म में, तो कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं है। इस देश में लोग 17-17 साल प्रधानमंत्री रहे, 16-16 साल प्रधानमंत्री रहे। आप भी रहिए अगर जनता चाहती है, लेकिन ये आप तुरही लेके ये गाना कैसे गा सकते हैं कि मैं आया, मैं आया, मैं आ रहा हूं। ये सिवाय आपके मन का चोर है जो बार बार आपसे गलत बुलवा रहा है। लोकतंत्र में इस तरह की बातें कि मैं आ रहा हूं कहना बहुत ही हल्की सियासत है। ये आपका कार्यकर्ता का है ना। अटल बिहारी जी बेचारों की सत्ता 13 दिन में चली गई थी, दोबारा चुनाव हुए तो कार्यकर्ता कहता था आपकी बारी अटल बिहारी। कार्यकर्ता तो आपका चुप बैठा है, गुड़ खा के बैठा है, बोल ही नहीं पा रहा है। आप खुद कह रहे हैं मैं आ रहा हूं। तो अगर आप ऐसे कहते रहे तो अच्छा है। जनता सब समझ रही है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और किसको उसको स्वागत करना है, किसको विदाई देना है। तो आज का जो लाल किले की प्राचीर है वो प्रतिध्वनित कर रही है कि आप इसको अगर गौर से सुनने तो समझ में आ जाएगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, विपक्ष भारी है कि सत्ता पक्ष भारी है। अगर विपक्ष भारी न होता तो हमारे माननीय इतनी घबराहट में, इतनी खींच में देश को संबोधित नहीं करते, बड़ी मोहब्बत से करते। 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे थे, हमारे पास कितनी सारी उपलब्धियां थी, लेकिन एक मणिपुर ने पानी फेर दिया, हरियाणा में पानी फेर दिया, और आप उस पानी को में हमारे वित्त मंत्री जी ने रायता शब्द कहा था कि विपक्ष की सरकारों ने जो रायता फैलाया था उसको हम समेट रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ जो पानी फिर रहे हैं आपकी उपलब्धियों पर, आप उसी को नहीं समेट पा रहे हैं। तो रंजीत जी बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस लाल किले के उद्बोधन के बाद। जी बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। 3 दिन तक ये भाषण रहने वाला है। चौथे दिन आप भी भूल जाएंगे, हम भी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि चर्चा आज के बाद कल से शायद नहीं होगी, कल से नया दिन, नया सवेरा, नई बातें होंगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए जिनकी बातें आज भी याद की जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत सारी बातें पूछी जाएंगी और वक्त बे वक्त पूछते भी हैं हम कि वो हर किसान की आय 2 गुनी कैसे कब हो गई, सबके सिर पर छत है कि नहीं है, और ऐसे बहुत सारी बातें। जब जब सवाल पूछे जाएंगे तो 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात भी पूछी जाएगी। और वो जो जुमला आपने कहा था, वो उस जुमले का क्या हुआ? क्या और भी जुमला उछाले जाएंगे 2024 के चुनाव में, जिसमें कहा गया था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बात जब निकलती है तो दूर तलक जाती है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, भारत माता कौन है ये भी बता रहे हैं, और साथ साथ कह रहे हैं कि आपने भारत माता की हत्या की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भाषण के शुरुआत में ही मणिपुर पर आना पड़ा, लेकिन मणिपुर पर आने से पहले उन्होंने जो बातें कही और मणिपुर को लेकर के जो बातें कही, उसमें कुछ बातें छुपाते हुए भी नजर आए। दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बार एसोसिएशन को, जो वहाँ झंडा फहराते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ जो भाषण दिया है, उस भाषण के कुछ अंश को, कुछ हिस्से को आपके बीच रखना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर आना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, या चाहेंगे समय होगा तो थोड़ा और भी आगे बढ़ेंगे हम। भाषण जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया है, उस भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश इसलिए भी हैं क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं। देश की आज़ादी की सालगिरह के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायपालिका का काम है कि वो सुनिश्चित करे कि सरकारी संस्थाएं संविधान के दायरे में रहें, सरकारी संस्थाएं संविधान के दायरे में रहें। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बार के किसी बार एसोसिएशन जिससे रजिस्टर्ड होते हैं तमाम वकील, बार के किसी सदस्य की ओर से साधारण मामलों की सुनवाई के लिए आवेदन आता है तो मैं सुनवाई को काफ़ी गंभीरता से लेता हूं, सही बेंच सुनवाई के लिए चुनता हूं। सुनवाई का परिणाम कुछ भी हो, मायने ये रखता है कि हमारे नागरिकों के पास तक न्याय पहुंचे। ये कह रहे हैं DY चंद्रचूड़ CJI। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इससे नागरिकों में विश्वास पैदा होता है। वो जिसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें बुलडोजर की धमकी दी गई है, गैर कानूनी तरीके से किसी की संपत्ति अटैच की जाए, उस शख्स के लिए यह जरूरी है कि उसे न्याय व्यवस्था के जरिए आवाज उठाने का मौका मिले। बुलडोजर की कहानी आप लोग बहुत सुनते रहे हैं।
इसलिए भी आज ये बात आप लोगों के बीच, चूंकि आज की बात है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का आज का ये भाषण है और उस भाषण के कुछ अंश को आपके सामने रख रहा था। खैर, ये इससे इतर इसलिए भी क्योंकि जब देश की राजनीति की बात आती है तो 3 महत्वपूर्ण पिलर, चौथे पिलर की तो बात ही नहीं करता मैं, चौथे में मीडिया को लोग मानने लगे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मीडिया क्या है वो आप सब जानते हैं, इसलिए हम चौथे पिलर में नहीं हैं। हमारा पिलर बनने से पहले ध्वस्त हो गया। 3 पिलर जो है उसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इन तीनों की बात, जिसमें न्यायपालिका सर्वोपरि और उस पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में न्यायपालिका की तारीफ कर रहे थे, दूसरी तरफ DY चंद्रचूड़ यहाँ कह रहे थे, जो कुछ कह रहे थे वो आपके सामने हमने रख दिया। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी तीसरी तरफ की बात में आए, राजनीति की बात में आए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और जो अभी भी जारी है, कल रामेश्वर को बुला करके उसके साथ में लंच करते हैं, उसके बाद वो सीधे निकलते हैं, ओखला फेज 1 पहुंचते हैं और वहां पर वो हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोगों से बातचीत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा चालू आहे, मराठी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में जो उसका जो एक बिंब रखा है राहुल गांधी ने, उस पूरी जो पहली भारत जोड़ो यात्रा है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसके बारे में जो बताते हुए और जो कुछ उन्होंने खोजा है, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राहुल गांधी की नज़र से उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया से क्या डिस्कवरी ऑफ गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे? क्या फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कुछ फॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे थे मोदी जी। ये 4 शब्द तुकबंदी में तो माहिर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इसके लिए तो उनको बिल्कुल PhD देना ही चाहिए। लेकिन वो जो PhD है उसमें फॉर्म है, परफॉर्म है, रिफॉर्म है और ट्रांसफॉर्म है। आखिरी शब्द ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन जो यहां से वहां, उसमें सत्ता परिवर्तन भी आता है। दीपक पाचपोर जी देखिए, अगर हम बात इनसे लालू प्रसाद यादव से शुरू करें, उनका जो कॉन्फिडेंस है, देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो वर्षों जेल में रह के टूट चुका है, मतलब अगर कोई सामान्य व्यक्ति रहता तो निश्चित रूप से टूट चुका रहता, लेकिन इस उम्र के इस पड़ाव में और लगभग सारी हारी हुई बाजियों के बाद भी जिस उम्मीद के साथ वो बोल रहे हैं, वो आप देखिए कि हम अगले समय आएंगे तो इसके पीछे केवल कह देना नहीं है, इसके पीछे ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है कि एक तरफ विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है, न्यायपालिका में लोगों का विश्वास फिर से जागृत हुआ है। वरना न्यायपालिका ने पिछले दौरान कुछ ऐसे फैसले दिए थे, इस कदर फैसले थे कि जो सामान्य रूप से लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, समानता में विश्वास रखने वाले, हर तरह के जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले, मतलब हमारे जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य हैं उनमें विश्वास रखने वाले लोगों का जो दिल है वो टूटता जा रहा था लगातार। लेकिन ऐसे वक्त में चंद्रचूड़ साहब जैसे व्यक्ति आते हैं, और याद कीजिए कि मणिपुर का अगर ये मामला उठा है तो उसका श्रेय किसी को नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर उस मामले का सुमोटो नहीं लेता, स्वतः संज्ञान नहीं लेता, तो मुझे नहीं लगता कि यह मामला जो है इस कदर सामने आ सकता था। तो ये सारी चीजें जो डेवलप हो रही है, अब विपक्ष का एक साथ फिर से वापस आना, जुड़ना, और इन सबके बीच में आज जो इनका जो मोदी जी का जो हताशा भरा ये जो बयान है, उनका जो पूरा का पूरा, जिसकी बॉडी लैंग्वेज पे हम लोग बात भी कर चुके हैं, इस तरीके से वो एक हताश और पराजित से व्यक्ति दिख रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति जान रहा है कि मैं पराजित हो रहा हूं, वो ये बताने के लिए मैं पराजित नहीं हूं, बार बार एक असंभव सी घोषणा करता है कि नहीं नहीं मैं जीत रहा हूं, वगैरह वगैरह। ये सब जो हम देख रहे हैं, यही कारण है कि जो हम लोगों के बीच एक थोड़ी सी, हम लोगों के बीच मतलब जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि भारत की जो जीवन प्रणाली है वो एक संविधान सम्मत हो, हर किसी को न्याय पहुंचे, एक न्यायपूर्ण समाज बने हमारा जो देश है, उनमें इसलिए थोड़ी सी जो है उम्मीद मुझे ऐसा लगता है कि उसके कारण एक उम्मीद थोड़ी सी जागती हुई दिखती है। तो ये जो चीजें हैं, मोदी की विदाई जो आपने की, विपक्ष ने तय कर दी पीएम मोदी की विदाई, तो वो इसलिए कि विपक्ष का ये कॉन्फिडेंस है। हम अभी तक मोदी के आत्मविश्वास के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सही बात तो यह है कि तय उनकी विदाई जो है विपक्ष का ही आत्मविश्वास तय करेगा, लेकिन कह देने मात्र से नहीं होगा। अभी बंबई में जो बैठक होने जा रही है 30 तारीख को,
वो काफी कुछ तय कर देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के जो 5 चुनाव हैं, इन 5 चुनावों में ये विपक्ष एकजुट जाता है और बिना इन चीजों की परवाह किए कि कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी का है, हमें मिलकर जिताना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी की विदाई हो सकती है, लेकिन बात असली वही है कि मोदी जो है इस तरीके से अपने ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अपने एक तरह से बंधक बना के क्या वापिस आ जाते हैं मैदान में, ये देखना होगा। लेकिन मोदी ने जो ये कहा है कि मैं ही अगले समय आऊंगा, तो फिर आरएसएस का जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर बोलता है कि आने वाला चुनाव जो है मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ा जा सकता और हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं लड़ा जा सकता, उस दावे का क्या होगा, ये सोचने का काम जो है वो आरएसएस का है और बीजेपी का है। राजीव जी। जी, आरएसएस और बीजेपी का क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से आपके पास क्या विदाई तय है? राजीव जी, विदाई तो जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री मोदी कौन होते हैं या खड़गे जी कौन होते हैं विदाई तय करने वाले, कोई किसी की विदाई तय करने वाला नहीं होता। जनता विदाई तय करेगी और जनता ने अगर तय कर लिया है कि विदाई करनी है प्रधानमंत्री की, तो विदाई हो चुकी होगी। लेकिन मुझे लगता है ऐसा राजीव जी कि शायद प्रधानमंत्री को यह आभास हो चुका है कि जनता ने जो है उनकी विदाई तय कर दी है। तो प्रधानमंत्री आज जिस सुर में बोल रहे थे, उससे ये आभास जरूर लगता था कि उन्हें जनता के ऊपर जो भरोसा नहीं रहा है। क्योंकि जनता के ऊपर भरोसा होता तो जनता से आशीर्वाद मांगते, प्यार मांगते कि भाई मुझको फिर से बुलाना। और दूसरा ये कि लाल किले का भाषण जो है, ये किसी प्रधानमंत्री को फिर से वोट देने की अपील करने का स्थान नहीं था। प्रधानमंत्री वहां से जिस तरीके के दावे कर रहे थे, ये प्रधानमंत्री जो है वो एक तो पहले हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता, सांसद चुने जाते हैं। पहले तो ये है कि अब सोशल मीडिया पे तमाम चर्चा चल रहा है कि लोग कह रहे थे कि अब प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ेंगी तो प्रधानमंत्री मोदी वहां से जीत भी पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। संजय राउत का शायद कुछ बयान था, उस पर कई सर्वे होने लग गए कि अगर प्रियंका गांधी लड़ जाती है तो क्या होगा प्रधानमंत्री का वाराणसी से। अब प्रियंका गांधी लड़े या नहीं लड़ेंगे, वाराणसी में प्रधानमंत्री की स्थिति अच्छी नहीं है इस समय फिलहाल। तो ये है अगर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जैसे आज है और यही रहता है तो प्रधानमंत्री के लिए दिक्कतें हैं निश्चित तौर पर वाराणसी में। तो प्रधानमंत्री कहीं और तो रास्ता नहीं तलाश रहे हैं, अब ये वो अलग की चीजें हैं। देखिए कुल मिलाकर के जो स्थिति राजीव जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री शायद ये को आभास हो चुका है कि जनता ने जो है उनकी विदाई जो है वो शायद तय कर दी है। जो कि जनता अब सवाल करने लगी है, आपकी जो बातें हैं जो आप लगातार करते रहे हैं, जिनको हमारे माननीय अमित शाह जी ने जुमले बताया था, वो उन जुमलों को जनता समझ चुकी है। और जनता समझ चुकी है कि जब इनका भाई सबसे खास व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जुमले फेंकते हैं, तो जनता क्यों मुंह बनी रहेगी। जनता भी समझ रही है कि भाई ये जुमले फेंकते हैं, भाई आपका सबसे नजदीकी व्यक्ति बता रहा है कि प्रधानमंत्री जुमले फेंकते हैं। तो जनता को भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री के जुमले जो हैं वो जनता के काम आने वाले नहीं है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को ये आवाज है कि शायद जनता ने विदाई तय कर दी। जी, जनता ने विदाई तय कर दी है। विपक्ष कह रहा है कि अगली बार विपक्ष भी जनता के बीच ही है और एक नहीं 26 दल हैं जो एक साथ एकजुट होकर के अब अगली बैठक 31 अगस्त को और 1 सितंबर को मुंबई में करने जा रहा है। और ये इस विपक्षी दल का नाम जो है, गठबंधन का नाम इंडिया है, जिस इंडिया नाम के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया कहना ही कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं राजीव जी एक चीज केवल 1 मिनट के लिए जोड़ना चाह रहा था। देखिए, राहुल गांधी और मोदी जी की एक चीज में अंतर और देखिए आप, जब आप किसी कम्युनिकेटर की आंखों को देखते हैं तो उसके आंखों से आपको पता चल जाता है ये कम्युनिकेट क्या करना चाहता है। जब आप राहुल गांधी की आंखों को देखते हैं उसमें करुणा दिखती है, उसमें वात्सल्य दिखता है, उसमें प्यार दिखता है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा जब किसी दुखी व्यक्ति के पास आप जाते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप केवल अगर उसका केवल हाथ पकड़ते हैं, केवल उसको गले लगाते हैं, आप देखिए उस आदमी को कितनी संवेदनाएं मिलती हैं, उस आदमी को कितना ढांढस मिलता है। देखिए, यही अंतर मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मोदी जी का वे ऑफ ओरेटरी है और राहुल गांधी का वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अब आप सोचिए, जिन हजारों महिलाओं से, बेटियों से, वृद्धाओं से, वृद्धों से वो गले मिले हैं, जिनके हाथ को उन्होंने थामा है, आप वो दृश्य याद कीजिए। एक महिला रोती हुई जब राहुल गांधी के गले लगती है, 2-3 मिनट तक लगी रहती है। उसके भावना को पढ़िए, उसके भाव को पढ़िए, उस स्त्री के भाव को पढ़िए। वो इतना संबल महसूस कर रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सहयोग उसको मिल गया है। तो मैं ये चीज रेखांकित करना चाहता हूं कि राहुल गांधी आज की तारीख में
कम्युनिकेशन केवल मुंह से नहीं, बोल के नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्पर्श से भी होता है, कम्युनिकेशन आलिंगन से भी होता है, कम्युनिकेशन आंखों की भाषा से भी होता है। तो मोदी जी तो केवल मुंह से बोल के ओरेटरी कर रहे हैं, और राहुल गांधी बाकी सभी कम्युनिकेशन के जो वे ऑफ मेथड्स हैं उससे जनता से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जिसको भी उन्होंने खाना खिलाया है, जिसके भी खेतों को जोता है, जिसको भी गले लगाया है, इस जिंदगी में तो वो आदमी राहुल गांधी को नहीं भूल सकता, और अपने साथ कम से कम 50-500 लोगों को ये बताएगा कि वो आदमी देवता तुल्य है, वो आदमी ऐसा है जैसा नेता हमको चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कम्युनिकेशन, ये जो अपना एक अपनापन वाली जो बात है वो राहुल गांधी दिखा जाते हैं, और शायद ये आने वाले समय में और भी नज़दीक से आप देखेंगे जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में राहुल गांधी आपको सड़कों पे फिर से दिखाई देंगे। पार्ट 1 की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें, विजुअल्स आप देख चुके हैं, आप तक हम पहुंचा चुके हैं अलग अलग जगहों से। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश अचल जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हमारे 3 साथी, और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी और प्रशांत टंडन जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी, आज छुट्टी का दिन है, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। और देखिए, डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता